फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमी की जो इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। इकोनॉमी के पीछे भी यही कहा जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका जो असर है वो हमारी मईशत के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। रुपए रोज़ उसकी जो कीमत है वो गिरती है डॉलर के मुकाबले में और 240 को क्रॉस कर चुके हैं। इसके साथ-साथ जो फॉरेन डेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और अभी कोई हमें क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। फेडरल में एक पार्टी बल्कि 10-11 पार्टीज़ की हुकूमत है, बाकी कंट्री में मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं प्रोविंसेस में और जीबी और कश्मीर में हुकूमत कर रही है। हल इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा भी या नहीं? बार-बार हम लोग श्रीलंका के एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, उन्होंने तो लगता है कि वो ज़हर वाला जो घूँट था, कड़वा घूँट वो पी लिया, लेकिन हम आगे जाकर क्या करेंगे? इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे और आज मुझे जॉइन कर रहे हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद हमज़ा अमीर साहब। थैंक यू वेरी मच हमज़ा अमीर साहब फॉर जॉइनिंग द शो। जी, बहुत शुक्रिया। हमज़ा साहब एक तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, जर्नलिज़्म करते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र होती है। क्या नज़र आ रहा है कि इस वक़्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं और आप भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिनके पास इख्तियार है, वो चाहते क्या है और हो क्या रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, इट्स रियली एन ऑनर कि आपके साथ मैं शो में थैंक शामिल यू हूँ। वेरी मच फॉर योर टाइम। देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है जी, वो सियासी सूरत-ए-हाल तो समझिए कि ऐसा है कि वो लगता है कि एक टग ऑफ वॉर बनी हुई है। पीडीएम ने जब इमरान खान को हटाया, तो वो हटाने के पीछे एक मकसद था जो अब सामने क्लियर हो गया है। वो ये कि इमरान खान को अगले टेन्योर में जीतने से या अगले 10 साल के लिए इलेक्ट होने से बचाना था और उनको अपनी रेलेवेंस, सियासी रेलेवेंस उसमें ज़िंदा रखनी थी। तो एक मकसद तो उनका ये था। उसके लिए वो कड़वा घूँट लेने को भी तैयार हो गए थे, जो कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस की शक्ल में मौजूद था। जी, ये बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि आईएमएफ से जब डील की थी तो एक बहुत सख्त शराइत के ऊपर पाकिस्तान ने हामी भरी थी और उन हामी भरने के बाद जो है उन शराइत को पूरी नहीं कर पा रहा था। इमरान खान जो है वो अपनी सियासी पोजीशन में नहीं आ रहे थे कि वो उन सारी ज़रूरियात जो थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी प्लान को पूरा करने के लिए वो नहीं हो रही थी। लेकिन उनके जब हटने के बाद थी, जब उनको हटाया गया, तो इमरान खान के लिए उन्होंने समझिए कि आगे का रास्ता साफ कर दिया। सियासी पार्टी को एक नैरेटिव दे दिया, इमरान खान को एक नैरेटिव पकड़ा दिया, चाहे वो नैरेटिव सही हो या गलत हो, क्योंकि ये एक अलग बहस है। जी, मेरे मुताबिक मैं नहीं मानता कि रेजिम चेंज की कॉन्स्पिरेसी जो है वो इमरान खान को हटाने के पीछे उसका कोई अमल दखल था जी, और ना ही हमें कहीं से उसकी अभी तक एश्योरेंस मिल पाई है। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, चाहे वो आईएसपीआर हो, कोई भी इस चीज़ के ऊपर ये नहीं कहता कि हाँ जी, कॉन्स्पिरेसी थी। मदाखलत को कहते हैं और वो लैंग्वेज को लेके उन्होंने वही काम किया जो जो हमारे एम्बेसडर ने रिकमेंड किया था, डिमाश किया। हुँ, हुँ, जब लेटर उन्होंने भेजा था, जी, उसकी बिल्कुल। ऑब्जर्वेशंस भेजी थी, तो उन्होंने डिमाश की एक रिकमेंडेशन के साथ भेजा था कि इनको रिस्पॉन्ड करें, इनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो है वो उसके बाद से जो हुआ और जिस नारे दे के पीडीएम आई जी, सियासत के अंदर, वो आपको आप जानते हैं इमरान खान के आने से पहले महंगाई मुकाओ मार्च निकाली गई थी। मैं बिल्कुल। इमरान खान के आने से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची से लेके इस्लामाबाद तक आया गया था, अगेन इन्हीं सारी बातों के ऊपर बात करके कि उन्होंने पॉलिसीज़ नहीं है, उनका आगे फ्यूचर नहीं है, उनको हुँ, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को वो हर्ट कर रहे हैं, लोग तंग हैं। इन्होंने आके क्या किया? लोगों को देखिए पाकिस्तान की अवाम अनफॉर्चुनेटली इनफ उनकी ना ही सोच इतनी बड़ी होने दी गई है, ना ही उनकी अप्रोच इतनी बड़ी होने दी गई है जी, और ये इसकी भी मेहरबानी हमारे सियासतदान और हमारे एस्टेब्लिशमेंट है कि उनकी सोच इतनी लिमिटेड है कि वो अगर अपना रोज़गार कमा लें, उनके लिए जो उनको ला के दे दे या उसके ज़रिए आसान कर दे, वो उनके लिए अच्छा है। राइट। तो जी। जी, जी। हम सब एक आपने बात की बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस ने तकरीबन 75 इयर्स हमें हो गए, 33 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की। वैसे तो अगर कहा जाए तो 1947 से वो हुकूमत में होते हैं, ऑन ऑफ डायरेक्टली नहीं होते तो इनडायरेक्टली होते हैं। 33 इयर्स उन्होंने डायरेक्टली भी हमें रूल किया है और मेरे ख्याल में हमारी तबाही के ज़िम्मेदार सबसे बढ़कर वो हैं। अभी भी जब हम सुनते हैं किसी भी पार्टी मौलाना साहब को सुने, आसिफ जरदारी साहब को सुने, मियाँ शहबाज साहब को सुने, मरियम और नवाज साहिबा को सुने, सब यही बातें करते हैं।
आज तक क्यों हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सके कि एस्टेब्लिशमेंट, यानी जिससे मुराद हमारी फौज है, बड़ी ताकतवर है, उनको हम कहें कि सर आप इस मुल्क की फौज हैं, आप कोई ना हिंदुस्तान की है, ना इजराइल की, ना अफगानिस्तान के हैं, आप यहाँ पे रहें, लेकिन आपका ये एरिया है, यहाँ पे अपना काम करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी हैं, मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, ना कि आके आप मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें। ये क्यों हम नहीं कर पाए? हमारे बाद बांग्लादेश कर गया, हमारे साथ हिंदुस्तान अलग हुआ हमसे या हम उनसे अलग हुए, वो कर गए, हम क्यों नहीं कर सके ये सारा कुछ? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी रीज़निंग्स हैं। एक तो ये कि हमारी पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसने। सियासी इनकॉम्पिटेंस और सियासतदानों की जब तक ये अप्रोच खत्म नहीं होगी कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ, एक एक जो फौजी सही। डंडा है, वो जब तक बिल्कुल। उनके हक में नहीं होगा, तब तक वो सियासत नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है, ये सोच ही हमें मार गई है। और ये मत भूलिए कि पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बना है, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर हम्म, है, वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। क्या बिल्कुल। वजह है? कि हमारी सियासी तौर के ऊपर हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसके लिए हम बड़ा लड़ाई झगड़े करते फिरते हैं, जिसके लिए नारे लगाते हैं और इसी के लिए ही लोगों से रुजू करते हैं। उसी के लिए ही उनके वोट की अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है कि उसकी हिस्ट्री इतनी कमज़ोर है कि उसके ऊपर एतबार नहीं होता अब, कि अब कोई आएगा तो क्या वो 5 साल बैठेगा कि नहीं बैठेगा। हम्म, इमरान खान वो बंदे थे, जिनके बारे में मैं ये कम से कम कहता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका सबसे अच्छा ताल्लुक है, बिल्कुल। बाकियों के मुकाबले में। वो भी 5 साल नहीं निकाल पाए। यानी कि एग्जैक्टली। उनके साथ भी जो है वो एक परफेक्ट सिनेरियो के अंदर होते हुए भी वो 5 साल नहीं निकाल पाए। सिंबॉलिक था। इमरान खान आधी चीज़ें जो करते हैं वो सिंबॉलिक होती हैं। उनका एग्जैक्टली। सोशल मीडिया आप देख लीजिए तो उनके चलते, उनके बैठते, उनके उठते, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनकी एक बात को पकड़ के पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चलती है और लोग कहते हैं, वाह! हमारा प्राइम मिनिस्टर चलता कितना अच्छा है। मतलब बिल्कुल। इस हाल के ऊपर अगर हम चल रहे थे, तो ऐसे में भी जो है उनको सिंबॉलिकली भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। ये इसकी एक बहुत हम्म, बड़ी वजह है। एस्टेब्लिशमेंट का हिस्ट्री अगर आप देखिए हमारी आर्मी की या हमारी जी। एस्टेब्लिशमेंट की, जी। जब भी इन्होंने टेक ओवर किया है, एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की अवाम की वो है जो कहती है कि बहुत अच्छा किया। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट आई है, हमने अपनी टेरिटरी लूज़ की है। सही। पाकिस्तान का हिस्से कटे हैं, टूटे हैं। बेशक। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपने अपने इलाके, अपने ही लोगों को जो है उनके दूसरों के सामने तकरीबन बेच दिया या उनके सामने गिरवी रखवा दिया। इसकी मिसाल बांग्लादेश है, जिसकी बिल्कुल। मिसाल वॉर ऑन टेरर के अंदर सलाला एयरबेस है। इसकी मिसाल जो है वो शम्सी एयरबेस है, जैकबाबाद की एयरबेस है, जो कि बिल्कुल। लिटरली एक डिक्टेटर ने अमेरिकन फोर्सेस के हवाले कर दी थी, जहाँ पे हमारा उनसे सीनियर रैंक्ड ऑफिसर उसके इलाके में नहीं जा सकता था। ये चीज़ जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सोच भी नहीं सकता। मुशर्रफ ने कश्मीर के 3 टुकड़ों का हिस्से का ऑप्शन दिखा दिया था कि उसको 3 टुकड़ों में कर दें, उसका हल ही यही है। इसने इज़राइल से ताल्लुक बेहतर करने की तरफ भी जो है वो अपना रुझान दिखा दिया था और वो अगर रहते और डिक्टेटर ही रहते, तो वो शायद उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते। ये सोच हमारी सियासी पार्टियाँ कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसे के ऊपर हमारे ऊपर गद्दारियाँ लगती हैं, हम ब्लडी सिविलियंस हैं। लेकिन ये हमारी जो डिक्टेटरशिप है, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हमारी पॉलिटिकल सेटअप को बर्बाद कर गई है। आज जो हाल है पाकिस्तान का, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी ये जो पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंसी है, एक सियासी लीडर होते हुए हम्म, अगर आपकी पार्टियाँ अपने हारने और अपने जीतने के लिए इदारों को बुलाए और कहे कि आप आके इलेक्शन करवाइए, क्योंकि हमारे बनाए हुए इदारों के ऊपर एग्जैक्टली। हमें आदमी है, ऐसे में आप उनके ऊपर क्या एतबार करेंगे? तो अच्छा। इसीलिए मेरे ख्याल में उनके मुँह को खून तो लगा ही लगा, उनको वो बिल्कुल। ताकत का मौका आया ही आया, लेकिन हमने भी उनको, हमारी सियासी पार्टियों ने भी उनको पूरा मौका दिया कि वो जिस तरीके से चाहें, हम उनका इस्तेमाल करें, अच्छे बिल्कुल। के लिए, बुरे के बहुत अच्छी बात की हमज़ा साहब आपने। मतलब कुछ दिन पहले ईद के ग़ालिबन 1-2 दिन बाद जो हमारे प्यारे जो हमारे मिनिस्टर साहब, मैं नाम भूल गया उनका, इमरान खान साहब के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन के जो मिनिस्टर थे, उनका नाम मेरे लिए। जी, ज़हन से शामिल निकल हुए। गया। नहीं, नहीं, कुरैशी साहब नहीं, दूसरे जेहलम वाले हमारे जो बड़े फवाद चौधरी फवाद साहब, चौधरी फवाद साहब। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा तो है कि भई इनके मुँह को खून लगा हुआ है और इस वजह से ये इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी तरफ अच्छा, जब गंद हो जाता है,
तो फिर कहते हैं वो बेशक कारगिल वॉर हो या फिर हमारा 1971 की जंग हो जिसमें हम 2 टुकड़े हुए और शिमला एकॉर्ड हुआ और भुट्टो साहब ने फिर वही हमारे 93,000 जो वहाँ पे प्रिज़नर बने थे उनको निकाला। लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर शहीद के साथ क्या हुआ, मियां नवाज़ शरीफ के साथ रीसेंट पास्ट में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब कभी जुडिशरी के ज़रिए करते हैं, कभी डायरेक्ट आते हैं। लेकिन 75 ईयर्स में मुझे ये अफ़सोस होता है, कितने बड़े-बड़े लीडर गुज़रे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लीडर्स नहीं आए। अब हर कोई इमरान खान जैसा नहीं है, मैं मतलब अच्छे-अच्छे लीडर्स गुज़रे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नवाबज़ादा नज़रुल्लाह खान साहब जैसे लोग गुज़रे हैं और बहुत सारे भुट्टो साहब गुज़रे हैं। बेनज़ीर शहीद खुद एक अच्छी लीडर रही हैं। मियाँ साहब का भी चले शुरू में उनके एक और था, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अपना एक जिसे कहते हैं कि डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर ली थी और शायद इसी वजह से रगड़ा लगा। ये मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते। और ये क्यों हमारी हर तरफ हम देख रहे होते हैं कि हमने पिंडी की तरफ देखना है, जीएचक्यू की तरफ देखना है, हमने आखिरी आसरा उसी को रखा और उसके सामने हाथ जोड़कर हम खड़े हो जाते हैं। ये क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बातें सारे करते हैं। जरदारी साहब ने भी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मियाँ साहब ने भी मतलब बड़ा टफ टाइम दिया, मौलाना साहब भी बात कर लेते हैं। आजकल इमरान खान साहब उनके जिसे कहते हैं कंधों पे चढ़े हुए और जलील कर रहे हैं उनको। देखिए एक टर्म है वॉक द टॉक। मतलब कि आप जो बोलते हैं ना उसको जी, करके दिखाने की भी ताकत एग्जैक्टली। रखिए। अगर नहीं कर सकते तो बोलिए मत। और जी। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ जो है ये हमारी सियासी पार्टियाँ इसको फ्लाउट करती हैं। फ्लाउट से मतलब है कि इसकी बेहुरमती करती हैं, कि सियासत करने के लिए वो बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, एग्जैक्टली। बड़ी-बड़ी कैम्पेन्स करती हैं, बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े दावे करती हैं। लेकिन जब वो सियासत में आने का उनका वक़्त हो जाता है या उनको उसी एतबार के ऊपर लाया जाता है, तो वो उसी को ही जो है ना यू टर्न जो कि एक सियासी लीडर के लिए जो है वो तो पैदाइशी तौर पे उसको उसकी इम्यूनिटी मिली हुई है, इमरान खान साहब ने दी है, तो बिल्कुल। उसका जो है वो यू टर्न का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। लोग ये भूल गए कि चौधरी परवेज़ इलाही 10 सीटों वाले पार्टी के बंदे हैं हाँ, बिल्कुल। और उनके सामने बैठ के किस तरीके से उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस थे, उनको कैसे एक डिमांड के ऊपर उनके मुँह पे कहा गया कि बुज़दार साहब अब आप सीएम नहीं हैं, अब हमारे यही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाना है। प्राइम मिनिस्टर जब बन रहे थे, तो तब क्या हो रहा था? परवेज़ खट्टक को आप जानते हैं, परवेज़ खट्टक के साथ क्या डील की? क्यों एग्जैक्टली। उनको एमएनए बनाया गया और क्यों उनको सीएम नहीं बनने दिया? बिल्कुल, जबकि वो बिल्कुल, शहबाज शरीफ के दूसरा वर्ज़न बनना चाहते थे, केपी बिल्कुल। के लिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें वो हैं, जो सियासतदान अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। देखिए, हुँ, एक चीज़ समझिए, जब तक जो है सियासतदान 2 चीज़ों से नहीं हटेंगे। एक, अपने आप को कम से कम एक डेमोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा विद डिग्निटी नहीं मानेंगे। जी, दूसरा, अपने सियासी गेन्स को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल एसेट्स को बढ़ाने या कम करने या दूसरे को ज़लील करने के लिए नहीं करेंगे। जी, आपस में जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती है ना सर, तो कोई नहीं खड़ा होता, कोई इदारा भी नहीं खड़ा हो सकता। किसी कौम को तोड़ने का तरीका भी यही है कि उनको अच्छा। आपस में लड़वा दीजिए, और ये लड़ते हैं, ये सियासी ग्राउंड्स के ऊपर लड़ते हैं। दूसरी बात, फ़ौज की आपने बात की थी। जी, जी, फ़ौज देखिए, आप पाकिस्तान को आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इवन श्रीलंका से नहीं कर सकते। क्यों? हुँ, क्योंकि एक, पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है। मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा है और जी, काफ़ी हद तक जो है वो उनका वकील भी बनता है। जी, तीसरी बात ये कि पाकिस्तान जहाँ मौजूद है, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान हिस्सेदार बना। अफ़गानिस्तान में जंग हुई, पाकिस्तान हिस्सेदार बना। जी, ईरान से बात हो रही हो, वहाँ मसले हो रहे हों, पाकिस्तान हिस्सेदार बीच में था। जी, दोहा में डील होनी हो तो पाकिस्तान बीच में हिस्सेदार था। तो जी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान चाहे छोटा ही सही, चाहे वो कमज़ोर ही सही, लेकिन जो लड़ाई-झगड़े के मामलात हैं ना रीजनल, उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कि ना इंडिया की है, ना श्रीलंका की है, ना बांग्लादेश की है। क्योंकि ना उनका ब्रॉडर उनका अप्रोच है, ना ही जो है वो ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे मौजूद है लेकिन जहाँ पे वो ज़्यादा मदद करें। अच्छा ये वाली बात हमसे सब एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा आपकी इस बात से इसलिए इख्तिलाफ हो रहा है कि इस रीजन में अफ़गानिस्तान से लास्ट ईयर अमेरिका चला गया। अमेरिका ने उसके बाद हमारे ऊपर दरवाज़े बंद कर दिए, बल्कि हमें उन्होंने कहा कि ठीक है यार, पहले हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, अब शायद उस तरह नहीं है। ईरान के साथ हमारा
मतलब आप कवर करते हैं, देखते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा होता हूँ कि वो वाले ताल्लुकात आज तक नहीं बन सके ईरान के साथ हमारे कि वो होने चाहिए थे, ठीक है? हिंदुस्तान उसके मुकाबले में उनसे सस्ता तेल खरीद लेता है, बाकी चीज़ें खरीद लेता है, लेकिन हम दीवार के साथ जुड़े हुए हम ऐसा कुछ नहीं कर सके। फिर सिर्फ जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वाड, ठीक है, ब्रिक्स का वो हिस्सा है, ब्रिक्स से उन्होंने चाइना को कह के हमें निकलवाया। तो ये सारी चीजें मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, बट वो रेलेवेंस जो पहले थी, आज से अगर 20 साल पहले की हम बात करते हैं और आज 2022 में बात करते हैं, तो दुनिया हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। कश्मीर इशू की हम बात करते हैं, हम अफगानिस्तान के ऊपर बात करते हैं, या कोई और हमारे इंटरनल मैटर्स हो, $1.2 बिलियन के लिए हम पिछले 3 महीनों से जलील हो रहे हैं आईएमएफ के सामने। हम पहले भी उनसे लोन लेते रहे, 22 दफा ले चुके हैं, लेकिन पहले क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा था, तो कह देते थे ठीक है, थोड़ा सा कभी हम उनकी मान लेते, कभी वो हमारी मान लेते। तो सर ये वाली चीजें तो मतलब कैसे मैं मतलब मानूं या समझूं कि नहीं जी पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत नीचे गई है, उसके बाद फिर हम फैमिली वाइज जब बात करते हैं, हमारे खानदान में या रिश्तेदारों में या दूर पार के दोस्तों में कोई ऐसे होते हैं जो डाउन हो जाते हैं, उनको लोग सर नहीं पूछते ये हालत पाकिस्तान की नहीं है क्या? सर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पाकिस्तान को ये चीज़ समझ कभी आ ही नहीं पाई कि आप जब तक अपनी जेब भरेंगे, मैं अपनी जेब भरने के लिए आपकी जेब खाली भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। और मैं इस चीज़ की गारंटी अपने घर के बाहर के फ़र्द को देना शुरू कर दूँ कि हम्म, अगर मैं और फ़खर, आप और मैं अगर भाई हैं, एक जी घर में हैं, तो बिल्कुल। अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं बाहर वाले बंदे को बोलूँ कि उसको नुकसान भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, मेरा नाम मत लेना बस। ये बिल्कुल। चीज़ जो है ना, ये बहुत छोटी-सी है, लेकिन ये हर घर का एक एग्जैक्ट कहानी है, बहुत सारे घरों की। एग्जैक्ट बिल्कुल। हमारे मुल्क की भी यही कहानी है। देखिए, जो एक मुल्क को रिप्रेज़ेंटेशन देने वाले 2 लोग हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या जी वजह है कि आजकल एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो पॉलिटिकल पार्टी की कंधा ना बन पाई? तो क्यों नहीं उनका बन पाई कि वो एक मुल्क का हिस्सा होते हुए, वो उनको डेमोक्रेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पाई। इनफैक्ट उन्होंने तो ये हद कर दी कि अमेरिका ने बात करनी हो, दुनिया के किसी मुल्क ने बात करनी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान में इंटरवेंशन हो या बिल्कुल। पाकिस्तान की मदद चाहिए हो, उन्हें ये पता है कि पॉलिटिकल सेटअप की गारंटी हमें मंजूर नहीं है, हम जी आर्मी से बात करेंगे। बिल्कुल। क्या वजह है? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की आर्मी से डायरेक्टली कोई क्यों बात करे जब आपका डेमोक्रेटिक सेटअप बैठा हुआ है, जब लीगली जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंडर आते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अब बेसिकली हुआ ये कि एस्टैब्लिशमेंट केम आउट एज़ अ मच स्ट्रॉन्गर गारंटियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी दुनिया के लिए, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे जी वो उनके यहाँ पे इंटरवेंशन हो, चाहे यहाँ से उनको सपोर्ट चाहिए हो। वो अब एक टाइम ऐसा हमारा गुज़रा है, वो आज भी। कि पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी लेवल के ऊपर, डिफेंस लेवल जी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट लेवल के ऊपर अगर किसी ने बात करनी है, किसी ने मदद करनी है, तो उनसे हमारे आर्मी चीफ को जाके मिलना पड़ता है और उसके बाद जाके हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि अब मुंशी का कारोबार करती है, कि उनको जाके कहना पड़ता है कि ठप्पा आपका चलेगा, तो हमने बात कर ली, ठप्पा आप मान बिल्कुल। के आ जाइए। अच्छा ठीक है? हम और ये जी जी चीज़ हमारे इदारों में डिवाइड पैदा कर दिया इसने और एक इदारे को दूसरे इदारे से सुपीरियर दिखा दिया। अब ओके दुनिया के लिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इवन चाइना के लिए, सीपैक को आपको मालूम है कौन सिक्योर कर रहा है। बिल्कुल किसकी गारंटी है? किसी बिल्कुल गवर्नमेंट की एग्जैक्ट गारंटी नहीं है। उसको सिक्योर करने की, कंप्लीट करने की गारंटी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की है। वही उसको बिल्कुल सिक्योरिटी दे रहे हैं। गवादर को भी वही सिक्योर कर रहे हैं। तो जब दुनिया के लिए आप अगर दूसरी जगह रह के बैठ के देखिए, तो पाकिस्तान में अगर कुछ काम करना है, उनसे कुछ काम करवाना है, तो आपको पता है हमें किससे बात करनी है। जब बिल्कुल उनको ये सही पता है कि उनसे आपसे बात करनी है, तो मुझसे क्यों बात करेंगे? चाहे मैं एक कितना भी शोर बहुत बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट बात करता है तो वो जीएचक्यू कॉल करते हैं, टेलीफ़ोन करना है या मुलाकात करनी है, बिल्कुल चाइनीज़ एम्बेसडर अक्सर औक़ात हमें नज़र आते हैं कि वो वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मतलब इस्लामाबाद हालाँकि चाइनीज़ एम्बेसी से इनके ऑफ़िसेज़ तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की। सर टाइम कम है हमारे पास, एक चीज़ इमरान खान साहब के हवाले से 1-2 दिन पहले उन्होंने खिताब किया कि भई जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया या वोट नहीं किया तो वो शिर्क कर रहे हैं। रिलिजन का इस्तेमाल मतलब कहने का मेरा मकसद ये है। बेतहाशा करते जी, हैं। अपने आप को कहते हैं कि सबसे मैं महान, सबसे बेहतरीन आदमी हूँ, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं, वो चोर, डाकू बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि टीटीपी से बात हो सकती है, बीएलए से हो सकती है, किसी एक्स वाई जेड से हो सकती है। अगर नहीं हो सकती, तो इन
चोरों और डाकुओं से नहीं हो सकती। इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूँगा। देखिए, चोर डाकू मैं आपको कह दूँ, आप मुझे कह दीजिए, हुँ, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सही। कह के इससे सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है कि आप बार-बार कहिए, हर जगह कहिए, तो लोग वाक़ई कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो हमज़ा हो सकता है कि चोर हो। देख इस वक़्त सकते हैं। खान साहब की पॉलिसी ऐसी ही चली है, क्योंकि कहीं से ओके। प्रूव नहीं हो पाया कि वो चोर हैं। अगर हैं, तो फिर उनसे पैसे क्यों नहीं आए, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? देखिए, एक चीज़ समझिए, सियासत में मज़हब का मिक्सचर, ये एक ऐसा विशिष्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको तबाह कर सकता है, आपकी पूरी कौम को उड़ा के फेंक सकता है, और वो भी ऐसी कौम जो अल्लाह के नाम पे चलती है, हमारी कौम जो हुँ, कलमे के पीछे चलती है, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो उसका सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन अगर वो ब्लास्फेमी के ऊपर, नामूस रिसालत के ऊपर गलतफ़हमी में भी उनको कोई आवाज़ दे दे, तो वो रोड पे आके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। और वो लड़ने को, मरने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारे जी। यहाँ ऐसे बहुत बाकी हैं। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सियासत नहीं है। ये भी, इसमें भी इंटरेस्ट है। देखिए, एक तरफ खान साहब अगर ये कहते हैं ना कि जी हाँ जी, ये सारा सेटअप मैं नहीं मानता, मैं असेंबलियों में नहीं जाऊँगा, ना ही वो किसी को जाने देते हैं। दूसरी तरफ उनकी डिमांड क्या है? क्या वो रियासत हुँ, मदीना की डिमांड कर रहे हैं? क्या वो जहाद की डिमांड कर रहे हैं? क्या वो एक नए निज़ाम की डिमांड कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, मैं इस निज़ाम का हिस्सा बनूँगा, इलेक्शन करवा दो। बेसिकली वो जिस असेंबली को लानते पहले भी देते रहे थे, जब धरने पे बैठे थे, उसी में वापस गए, और अभी एग्ज़ैक्टली। भी जो है वो यही कह रहे हैं कि अभी जो असेंबली आ गई है, जब तक मैं था तब तक वो पाक थी। अब जब पाक बंदा बाहर आ गया तो वो तो नापाक हो गई है। अब उसी नापाक जगह पे वापस जाने के लिए वो दोबारा इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है ना, ये समझ नहीं आती है। इससे सिर्फ़ एक चीज़ है, जी। मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के बाकी सोच को बंद करने का एक सियासत बहुत अच्छा तरीका है। आप जब ये कह देते हैं ना कि हुँ, ये गद्दार हैं मुल्क के, ये तो मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता था, जी, ये नहीं बनाने देते। वो जिसको ये कहेंगे, उसके खिलाफ इमरान हुँ, खान जो कहेंगे, लोग भी उनको घूम के वही कहेंगे। क्योंकि अगर कोई चोर है, वो ही इज़ नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी। एग्ज़ैक्टली, ऐसा ही, क्योंकि अभी तो फिलहाल चोर आप और मैं हैं। क्योंकि बिल्कुल। वो लोग जिनको वो चोर कह रहे हैं, जो अरबों डॉलर देके खा गए, उनके पैसे तो आप और मैं भरते हैं। बेशक, तो बेशक, उनके ऊपर जो बिल्कुल, हालात आए हैं, तो चोर तो फिर हम हुए ना, हम बिल्कुल। चोर हैं, और क्योंकि हम पैसे भर रहे हैं उसके, हुँ, तो वो कहाँ से एग्ज़ैक्टली। चोर हुए? वो तो मज़े से बैठे हैं। खान साहब भी हेलीकॉप्टर पे जाते हैं जहाँ जाते हैं। जब महँगाई नहीं थी तब भी उसी पे जाते थे, जब महँगाई हो गई तब भी उसी पे जाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल आप और मैं, तो कलप्रिट तो अ, हम हुए। जो रियलिस्टिक बिल्कुल बात है, एग्ज़ैक्टली हमारा किया धरा है ये, तो हम चोर हुए। इसका मतलब, क्योंकि उनकी तो लॉजिक मेरी समझ से बाहर है, और ये जो ये सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल है, ये मेरे ख़्याल में इंतहाई ज़्यादती है, और ये अपनी बिल्कुल। आइडेंटिटी को एट स्टेक लाने वाली बात है एज़ अ मुस्लिम। बहुत शुक्रिया हमज़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एंड पे आपने बात की कि चोर हम हैं। इसी वजह से कि हमारे ऊपर ये आते हैं, मुसल्लत होते हैं, अपना खाते-पीते हैं और वही इनकी फुल अय्याशियाँ चलती है। बहरिया टाउन का हेलीकॉप्टर, बहरिया टाउन का बिज़नेस जेट सबके लिए अवेलेबल है। मतलब मेरे और आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इस एलीट क्लास जी, के लिए कह रहा हूँ। वो इमरान खान साहब हो, फरागोगी साहिबा हो या ज़रदारी साहब की पार्टी या बाकी दूसरे-तीसरे सब जिसे कहते हैं सबके बहती लिए। गंगा में हाथ धो रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो भी खुले दिल के साथ उन्होंने तीनों स्टेशन पे जहाज खड़े किए होते हैं जहां पे भी किसी को जरूरत हो लाहौर कराची इस्लामाबाद में तो कहते हैं बहरिया टाउन आपकी खिदमत के लिए हाजिर है और बिल्कुल वो उनके लिए हाजिर रहता है। बहुत शुक्रिया जुडिशरी के हवाले से भी हम जैसे बहुत सारी बातें थी और भी बहुत लेकिन क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुके ऑलरेडी 3-4 मिनट हम ऊपर अपने टाइम से गए लेकिन होपफुली किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात भी होगी और यकीनन अच्छा, बात भी होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत वाचिंग शुक्रिया। डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। थैंक यू। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।